क्या आपका जावा कोड भी क्लीन तो है पर प्रोडक्शन में स्लो चलता है? तो यार देखो, हम डेवलपर्स मॉडर्न सिंटैक्स के चक्कर में अक्सर ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमारी ऐप्स को 10x स्लो बना देती है। तो यार वेलकम टू न्यू डेली डेव, और आज हम बात करेंगे ऐसे ही 10 कोडिंग पैटर्न्स को जो देखने में तो बहुत सही लगते हैं पर परफॉर्मेंस का मर्डर कर देते हैं। तो यार चलो अब बिना ज्ञान पहले सीधे इन कोडिंग पैटर्न्स को देखते हैं। तो यार चलो सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। यार देखो, हमें आदत हो गई है हमेशा कलेक्शन यूज़ करने की, पर स्क्रीन पर इन दोनों ऑप्शन को एक बार देखो तब तुम्हें समझ में आएगा। अब देखो, इसमें ऑप्शन ए जो है वो स्लो क्यों है ये समझते हैं। तो देखो, इसका सबसे बड़ा रीज़न है ऑटो बॉक्सिंग। देखो, एरे लिस्ट प्रिमिटिव्स को स्टोर नहीं कर सकते, तो जावा लॉन्ग को हर बार लॉन्ग ऑब्जेक्ट में रैप करता है। अब सीन ये है कि ये ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में अलग अलग जगह बिखरे होते हैं, तो जब भी सीपीयू इन्हें रीड करने को निकलता है तो बार बार उसे मेमोरी में जंप करना पड़ता है, और इसी को हम बोलते हैं पॉइंटर चेसिंग। देखो वहीं ऑप्शन बी देखो वहीं पर ऑप्शन बी प्रिमिटिव एरे मेमोरी में एक सिंगल कंटिन्यूस ब्लॉक होता है। तो देखो, जब सीपीयू पहला एलिमेंट रीड करता है तो वो अगले एलिमेंट को भी पहले से ही कैश में खींच लेता है। तो इसी वजह से प्रिमिटिव 10 टाइम फास्टर होते हैं। तो यार चलो अब इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये एक्चुअली डिफरेंस आता भी है या नहीं आता है। तो यहाँ पे हम इस टेस्ट को रन करते हैं, और मैंने यहाँ 5 मिलियन रिकॉर्ड्स के साथ इसे टेस्ट करा है। तो देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। तो देखो यार, जो हमारा पहला वाला ऑप्शन व ए है उसमें हमें टाइम लगता है 100 मिली सेकेंड्स, और जो दूसरा हमारा प्रिमिटिव्स वाला है उसमें लगता है सिर्फ 4 मिली सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 25x फास्टर। तो यार देखो, बात सिंपल है। अगर आपका डेटा छोटा है या आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो एरे लिस्ट बिंदास यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके पास मिलियंस ऑफ नंबर का डेटा है और उसे आपको प्रोसेस करना है, तो परफॉर्मेंस के लिए हमेशा प्रिमिटिव एरे का ही यूज़ करो, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यार देखो, अगर तुम भी डेटा वैलिडेशन के लिए ट्राई कैच का यूज़ करते हो, तो अब मान लो आपको चेक करना है कि एक स्ट्रिंग में नंबर है या नहीं। तो ये पहले दोनों तरीके देखो, पहला तरीका ये और दूसरा है तरीका ये। अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए की। तो देखो, ऑप्शन ए में क्या है कि देखो, जावा में जब एक्सेप्शन थ्रो करना होता है तो ये बहुत सिंपल काम नहीं होता। तो देखो, जब भी एक्सेप्शन ट्रिगर होता है तो जेवीएम को पूरा स्टैक ट्रेस कैप्चर करना पड़ता है, यानी कि कौन सा मेथड कहाँ से कॉल हुआ, पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ती है। और ये एक सीपीयू इंटेंसिव प्रोसेस है। तो अगर आप लूप में हज़ारों इनवैलिड स्ट्रिंग आ गई, लेट सपोज करो कि आपके लूप में हज़ारों इनवैलिड स्ट्रिंग आ गई, तो आपको सिस्टम में सिर्फ स्टैक ट्रेस बनाने में ही पूरा दम तोड़ देगा। और ऑप्शन बी में हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बी में हम सिर्फ करेक्टर बाइट को कंपेयर कर रहे हैं, जो कि सीपीयू के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑपरेशन नहीं है। तो चलो अब इन दोनों को एक बार टेस्ट करते हैं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है रन होने में। तो देखो, यहाँ पे मैं टेस्ट 2 को रन कर रहा हूँ, और अब देखते हैं कि हमारा कितना डिफरेंस आता है। तो यार देखो, ये जो है ये 28 मिली सेकेंड्स में हो गया, और ये देखो ऑलमोस्ट 0 मिली सेकेंड्स में। तो यार देखो, सीधी बात, नो बकवास। अगर तुम्हें एक्सेप्शन थ्रो करने हैं तो जहाँ पे हमेशा एक्सेप्शनल कोई कंडीशन के लिए ही थ्रो करो। जैसे मान लो कि अगर तुम्हारा डीबी डाउन है या इस टाइप की कंडीशन जो बिल्कुल एक्सेप्शनल है, उनके लिए ही हमेशा करो। अगर और तुम्हें नॉर्मल वैलिडेशंस बनाने हैं, तो वो हमेशा मैनुअल लॉजिक का ही इस्तेमाल करो या जो लाइब्रेरीज़ हैं उनका यूज़ करो। तो यार चलो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो यार देखो, लूप के अंदर स्ट्रिंग को प्लस ऑपरेटर से जोड़ना बंद कर दो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा साइलेंट किलर है आपकी ऐप के लिए। तो यार देखो, यहाँ पे मैंने दो तरीके से इनको अपेंड कर रखा है। एक तो मैंने प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर, और दूसरा मैंने यूज़ करा है स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करके। तो यार देखो, अब इसमें ऑप्शन ए स्लो क्यों है। देखो, जावा में जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, मतलब उनको चेंज नहीं करा जा सकता। अगर आप इसको देखो, जहाँ पर मैंने एस प्लस इसमें आई को ऐड कर रखा है, तो देखो इसमें क्या होगा कि जावा जितनी भी पुरानी स्ट्रिंग्स हैं उन्हें मॉडिफाई नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, हमेशा एक नई स्ट्रिंग को बनाता है मेमोरी में। अब सोचो, अगर ये लूप 50,000 टाइम्स चल रहा है, तो ये 50,000 टाइम्स हमेशा एक नई स्ट्रिंग को क्रिएट करेगा। तो यार इससे होता क्या है कि फालतू में आपकी जो मेमोरी है उसमें फालतू में ये स्ट्रिंग्स क्रिएट होते रहती हैं, और लेट सपोज अगर ये और ज़्यादा टाइम्स ये लूप चलता है तो ये और ज़्यादा स्ट्रिंग्स को मेमोरी में क्रिएट करेगा। और इससे होगा क्या कि आपका गार्बेज कलेक्टर आएगा, वो मेमोरी को क्लीन करेगा, और फिर आपकी एप्लीकेशन हैंग हो जाएगी। तो यार अब इसके बाद आते हैं हम ऑप्शन बी में। तो देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जो स्ट्रिंग बिल्डर होता है ये एक बफर मेमोरी का यूज़ करता है, और उसी डेटा में स्ट्रिंग को अपेंड करता रहता है। चलो अब इसे टेक्स्ट करके देखते हैं, और तब हमें क्लियरली पता चलेगा कि ये दोनों मेथड्स में कितना डिफरेंस है। तो लेट्स रन दिस टेस्ट। और देखो भाई, इसमें टाइम लगा 237 मिली सेकेंड्स, और ये भाई ऑलमोस्ट 0 सेकेंड्स, सॉरी 0 मिली सेकेंड्स। तो यार देखो, सीधी सी बात है, अगर दो तीन स्ट्रिंग्स हैं और उन्हें एक बार जोड़ना है
तो तुम प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लूप में तुम इस टाइप का कोई भी काम कर रहे हो जिसमें स्ट्रिंग अपेंड हो रही है, तो भाई उसमें हमेशा 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 स्ट्रिंग बिल्डर का ही यूज़ करो। तो यार अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की। तो यार देखो, अगर तुम मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन बना रहे हो तो मैथ डॉट रैंडम ये तुम्हारे एप्लीकेशन की स्पीड की दुश्मन बन सकती है। और ये दोनों ऑप्शन चलो पहले स्क्रीन पे देखो। अब देखो, इसमें ये समझते हैं कि ये ऑप्शन स्लो क्यों है, हमारा जो ऑप्शन ए है वो स्लो क्यों है। तो देखो, मैथ डॉट रैंडम इंटरनली एक ग्लोबल सीड को यूज़ करता है। तो लेट सपोज करो कि अगर तुम्हारे पास 100 थ्रेड हैं जो एक साथ रैंडम नंबर मांगते हैं, तो सबको एक ही सीड अपडेट करनी पड़ती है। और इस वजह से होता क्या है कि थ्रेड आपस में भिड़ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंटेंशन। और इसका मतलब ये होता है कि वो एक तरह से एक लाइन में खड़े हो जाते हैं एक एक करके इस चीज़ को अपडेट करने के लिए। अब लेकिन जो ऑप्शन बी है, उसमें क्या है कि उसमें हम यूज़ कर रहे हैं थ्रेड लोकल रैंडम का। ये क्या करता है, ये हर थ्रेड को उसका अपना एक अलग जनरेटर देता है। तो इससे होता ये है कि थ्रेड को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है और कोई भी लाइन पे नहीं लगता। अब सब अपना इंडिविजुअल एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। तो अब इसको भी हम चला के देखते हैं और देखते हैं कि कितना हमारा स्पीड में डिफरेंस है। तो यार ये हमारा कोड है और ये हमने रन करा। और भाई ये चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें कोई भी एआई नहीं बताएगा, वो तो सिर्फ तुम्हारा कोड लिख देगा। और उसको कोई मतलब नहीं है कि वो भाई 0 मिली सेकंड में चल रहा है या 300 मिली सेकंड में लिख रहा है। अब तुम सोचो कि तुमने एआई से कोड तो लिखवा लिया, लेकिन भाई तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें मैट डॉट रैंडम यूज़ ही नहीं करना है अपनी मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन में। तो भाई तुम कर दोगे अपना कल्याण। तुम तो देखोगे कि हाँ कोड चल रहा है, और फिर जब असली में जब प्रोडक्शन में जाएगा तो पूरा डब्बा गोल हो जाएगा तुम्हारी एप्लीकेशन का। तो यार देखो, सिंपल सी बात है कि अगर तुम कोई भी सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है, अगर तुम नॉर्मली अपने घर के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो या अपने लिए कुछ टेस्टिंग कर रहे हो, तो भाई ये मैट डॉट रैंडम यूज़ करो। अदरवाइज़ अगर तुम प्रोडक्शन में ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे तुम्हें मल्टी थ्रेड वाला केस हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो आता है कि वहाँ पे कंकरेंट कनेक्शन बनेंगे और मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगी, तो वहाँ पे हमेशा तुम यही चीज़ यूज़ करो। तो यार अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। यार देखो, ये पैरेलल स्ट्रीम यूज़ करना आजकल बहुत बड़ा फैशन बन गया है। जितने भी नए लोग आते हैं उन सबको क्या लगता है कि पैरेलल स्ट्रीम यूज़ करो तो तुम्हारा जो कोड है उसमें लग जाएंगे रॉकेट। पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो अब इन दोनों कोड्स को हम एक बार देखते हैं और कंपेयर करते हैं। तो यार देखो, जो ऑप्शन ए है वो स्लो क्यों होगा, अब इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, थ्रेड्स को बनाना, उनको उनका काम बताना और फिर उनका सारा डेटा वापस लेकर ज्वाइन करना, ये प्रोसेस एक बहुत बड़ा ओवरहेड होता है। तो यार अगर मान लो आपका डेटा सेट छोटा है, मान लो 10,000 से कम रिकॉर्ड है, तो जितनी देर में वो थ्रेड मैनेज होगा उतनी देर में सीक्वेंशियल स्ट्रीम अपना काम भी ख़त्म कर देगी। तो यार चलो इस टेस्ट को हम एक बार रन करते हैं और फिर इसको एक बार देखते हैं कि कितना हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो ये मैंने रन करा है इसको, और अब देखो इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है। मतलब ये बहुत ज़्यादा नैनो सेकेंड लेवल पे डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ये मैटर करता है। जब ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा स्केल होगी तो ये डिफरेंस मिली सेकेंड से सेकेंड्स में बदल जाएगा। तो यार देखो, सिंपल बात है, 90% केसेस में आपको सीक्वेंशियल स्ट्रीम ही यूज़ करनी है। पैरेलल स्ट्रीम को सिर्फ तभी यूज़ करो जब तुम्हारे पास लाखों में डेटा हो और तुम्हें उन पर कोई हैवी कैलकुलेशन करनी हो। अदरवाइज़ तुम्हें पैरेलल स्ट्रीम यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और गलती से भी इसको फालतू में यूज़ मत करो। तो यार देखो, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो यार अगर तुम नए हो चैनल पे तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो पे कमेंट करो कि तुम्हें क्या पसंद आया और क्या चीज़ नहीं पसंद आई। और इसका पार्ट 2 मैं कल रिलीज़ करूँगा।